Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher, engineer Mohammad Yamin, and you are watching my YouTube channel, The Quantum Realm. FSC Physics Part 1 चैप्टर नंबर 8 का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मैल्यूसिस लॉ। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम रिव्यू करेंगे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट में एक डिफरेंस करेंगे। अनपोलराइज लाइट क्या होती है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस। एक ऑर्डिनरी लाइट जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं उसे अनपोलराइज लाइट कहते हैं। सो कोई भी ऑर्डिनरी लाइट सोर्स जो लाइट इमिट कर रहा हो वो एक अनपोलराइज लाइट इमिट करता है। सो अनपोलराइज लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। बट अगर लाइट को हम कन्फाइन कर दें टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन तो दैट लाइट इज कॉल्ड पोलराइज लाइट। सो लाइट की पोलराइजेशन की जा सकती है। प्रीवियसली हमने पढ़ा कि लाइट को आप पोलराइज कर सकते हैं बाय रिफ्लेक्शन मेथड, जो कि प्रीवियस लेक्चर है, बाय रिफ्रैक्शन मेथड, बाय स्कैटरिंग एंड बाय यूजिंग डाइकोरिक सब्सटेंस या पोलराइड। अब डाइकोरिक सब्सटेंस या पोलराइड क्या था? तो वो हमारे पास सर्टेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल थे जो लाइट की वाइब्रेशन को एक सिंगल प्लेन में महदूद कर देते हैं। सो दीज मटेरियल confined the vibrations, light vibrations to a single plane. So अगर लाइट confined हो जाए एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलराइज लाइट। तो देखते हैं डेफिनेशन। पोलराइड्स क्या होते हैं? सर्टेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल्स लाइक टॉर्मलाइन क्रिस्टल और कैल्साइट क्रिस्टल एक्सेट्रा आर कैपेबल ऑफ कन्फाइनिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द लाइट वेव्स इन ओनली वन प्लेन। ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो लाइट की वाइब्रेशंस को कन्फाइंड कर देते हैं, महदूद कर देते हैं एक सिंगल प्लेन में। इन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोलराइड या डाइकोरिक सब्सटेंस। सो इसकी एग्जांपल भी हमने देखी कि टॉर्मलाइन क्रिस्टल और कैल्साइट क्रिस्टल ये काम करते हैं। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स जो कि अनपोलराइज लाइट इमिट करेगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ज्यादा प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं। इसे हम पास करवाते हैं एक पोलराइड में से। पोलराइड हमारे पास कोई टॉर्मलाइन क्रिस्टल हो सकता है, कोई भी डाइकोरिक सब्सटेंस, कोई भी पोलराइड। उसमें से जब लाइट पास करेगी एक अनपोलराइज लाइट तो क्या होगा कि वो पोलराइज हो जाएगी। अब पोलराइज लाइट यहां पे देखें, आपको एक सिंगल प्लेन नजर आ रहा होगा। तो ऐसी लाइट जिसके अंदर सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मौजूद हो उसे हम पोलराइज लाइट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पोलराइड के एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन होगा जस्ट वही पास करेगा, बाकी तमाम प्लेन्स ब्लॉक आउट हो जाएंगे। सो इस लाइट को हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट की एक इंटेंसिटी होती है जिसे आई नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसका एक एम्पलीट्यूड होता है जिसे ए नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम चलते हैं आज के इस लेक्चर पे। मैल्यूसिस लॉ क्या है इसको डिफाइन करने से पहले मैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इस टॉपिक के अंदर हमने समझना क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक अनपोलराइज लाइट रखनी है, उसके सामने एक पोलराइड रखना है। पोलराइड उस लाइट को पोलराइज कर देगा। ये आपके पास एक पोलराइज लाइट आ गई। इस पोलराइज लाइट को हम पास करवाएंगे एक और पोलराइड में से जिसे एनालाइजर कहा हुआ है, लेकिन उसे एट एन एंगल प्लेस करेंगे, सेम एक्सिस पे नहीं रखेंगे। तो लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस होकर मिलेगी। यहां लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, यहां पे जो लाइट की इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो आई होगी, एंड आई इज लेस देन आई नॉट। इक्वल भी हो सकती है, दैट डिपेंड कि इसका एंगल क्या है। सो सेकंड पोलराइड या एनालाइजर को आप किस एंगल पे प्लेस कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ये लाइट ब्लॉक भी हो सकती है जब स्पेशली आप 90 का एंगल बनाएंगे। इसकी इंटेंसिटी इसके इक्वल भी हो सकती है जब 0 का एंगल होगा, और अगर 0 और 90 के दरमियान कोई भी एंगल आप सेट करते हैं तो ये इंटेंसिटी आई लेस होगी किससे? आई नॉट से। सो मैल्यूसिस लॉ इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, या वो लाइट जो हमें एक एनालाइजर में से पास करने के बाद मिल रही है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे किस तरह डिपेंड करती है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि अगर आपके पास पोलराइड शीट्स हैं तो उससे आप लाइट का ये बिहेवियर चेक कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त पोलराइड शीट्स तो नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले लेता हूं कि ये दो पेज दो पोलराइड शीट्स की तरह हैं। ये अनपोलराइज लाइट, इसके सामने मैं क्या करता हूं? एक पोलराइड रखता हूं, शीट रखता हूं, पोलराइड शीट। तो इसमें से जस्ट एक सिंगल प्लेन पास करेगा जो कि ये है। आप समझ लें ये पेज ये पोलराइड है,
इसमें से हमें पोलराइज लाइट मिल रही है, इसके सामने मैं एक और पोलराइड रखता हूं और सेम एक्सिस पे रखता हूं पैरेलल, तो लाइट एज इट इज पास कर जाएगी और उतनी ही इंटेंसिटी रहेगी। इंटेंसिटी मीन ब्राइटनेस, आप ब्राइटनेस के सेंस में ले सकते हैं। तो जितना ब्राइटनेस आपको यहां मिल रही है उतना ही यहां मिलेगी। कब? जब आप दोनों का एक्सिस सेम रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। बट अब आपने करना यह है कि इसको एट एन एंगल प्लेस करें, थोड़ा सा टिल्ट करें, रोटेट करें। जब आप टिल्ट करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम होने लग जाएगी। अब आप टिल्ट करते जाएं और परफेक्ट परपेंडिकुलर पोजीशन में लेके आए। तो स्टूडेंट्स ऐसा करने पे यहां पे जो लाइट है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी और इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। और वापस अगर आप इसको ऐसे लाते हैं तो इंटेंसिटी फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस सूरत में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और ऐसे टिल्ट करने पे इंटेंसिटी कम हो रही। तो ये जो रिड्यूस्ड इंटेंसिटी है लाइट की, वो क्या है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। सो उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, मेलुसस लॉ की डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी इसमें से पास करने के बाद क्या होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। ये इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इस कॉस स्क्वायर थीटा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। सो दैट इंटेंसिटी, यानी इसकी बात हो रही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो I इक्वल्स टू I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट। I नॉट क्या है स्टूडेंट्स? ये इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट है जो इस एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट कर रही। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहां से देख सकते हैं आप, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर एंड द पोलराइजर। ये पोलराइजर है, ये भी वैसे पोलराइड ही होता है बट इसे एनालाइजर कह रहे हैं हम, क्योंकि जब हम पोलराइज्ड लाइट हासिल करने के बाद उसे आगे टेस्ट करते हैं, सेकंड पोलराइड रखते हैं, तो वो हमारे लिए एनालाइजर बन जाता है। सो ये हमारे पास है एक्सिस किसका? पोलराइड का। और ये एक्सिस है टिल्टेड किसका? एनालाइजर का। तो इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज थीटा। और आप देख सकते हैं कि ये लाइट का जो प्लेन है ये कंप्लीटली पास नहीं कर पाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता तो ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता। ये एट एन एंगल प्लेस किया हुआ है। तो अब इसके एम्पलीट्यूड के होंगे कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द पोलराइड या एनालाइजर, और वाई कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा। और आप जानते हैं कि सिर्फ लाइट का वो पोर्शन पास करता है जो इसके एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस लाइट के एम्पलीट्यूड का सिर्फ वो उतना पोर्शन पास करेगा जो इसके एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट। तो इसे हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जो पोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड है, ये ब्लू वेक्टर आपको नजर आ रहा है, इसे हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब जो एनालाइजर है उसका एक्सिस ऐसे है टिल्टेड, तो एंगल क्या बन रहा है यहां पे? थीटा। तो थीटा एंगल जब हम क्रिएट करते हैं तो फिर आई नॉट के हम बनाएंगे कंपोनेंट्स। यहां दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो यहां पे आप देख सकते हैं थीटा के बिल्कुल सामने जो कंपोनेंट होता है वो वाई कंपोनेंट होता है। सो दिस इज द कंपोनेंट which is written as a naught into sin theta। a naught का sin theta कंपोनेंट, y कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हमारे पास कौन सा होगा? a naught cos theta। ये y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का आपस में एंगल 90 होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह अगर इस कंपोनेंट को उठा के मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो इसे भी मैं लिख सकता हूं a naught sin theta। और आप देखें ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो यस, x एंड y कंपोनेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एम्पलीट्यूड वेक्टर के हमने क्या किए? कंपोनेंट्स बनाए। कौन सा कंपोनेंट पास करेगा? जो एनालाइजर के एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट पास कर रहा है। तो एक्स कंपोनेंट की वजह से यहां कॉस थीटा आ रहा है। लेटर ऑन हम देखते हैं स्क्वायर भी किस तरह आया है। सो हमने क्या किया? एम्पलीट्यूड वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। इन सिंपल आप यूं समझें कि मेरे पास अगर ये प्लेन मौजूद है लाइट का, जब इसमें से पास करेगा तो ये पूरा पास नहीं कर पाएगा, इसका कुछ पोर्शन पास करेगा जो कि इसके एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि ये कंप्लीट प्लेन है तो इसमें से जस्ट इतना पोर्शन जो एक्सिस के पैरेलल, इतना पोर्शन देखें, यानी कि आप यूं समझ लें कि हर इसका एक्स पार्ट, इतना पार्ट जो है वो इसमें से पास कर पा रहा है, जस्ट ये पोर्शन, और जो इसका वाई पार्ट है जो कि इतना बनता है वो इसमें से ब्लॉक आउट हो रहा है। अगेन कितना हिस्सा ब्लॉक हो रहा है, कितना हिस्सा पास कर रहा है, दैट डिपेंड अपॉन दिस एंगल थीटा।
इस एंगल थीटा को अगर आप चेंज करेंगे तो आपके लिए ये इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। यहां पे मैल्यूसिस लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। डेरिवेशन देखते हैं इसकी। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है ए इक्वल्स टू ए नॉट कॉस थीटा। सो हमारे पास यहां पे जो लाइट मिल रही है एनालाइजर से पास करने के बाद उसका एम्पलीट्यूड ए है, और वो एम्पलीट्यूड ए नॉट के इक्वल नहीं है बल्कि वो इसके एक्स कंपोनेंट के इक्वल है। सो ए इक्वल टू ए नॉट इंटू कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड के साथ वो डायरेक्ट होता है, स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड यू कैन राइट इट एज आई इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर। एसआई सिस्टम में स्टूडेंट्स कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो आई आपके पास इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर के। सो इसी इक्वेशन में आपने ये वैल्यू पुट करनी। जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ए किसके इक्वल है, ए नॉट कॉस थीटा, वो उठा के यहां पुट करें, स्क्वायर ले, इक्वेशन बिकम आई इक्वल्स टू ए नॉट कॉस थीटा इंटू होल स्क्वायर। सो आई इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखें जैसे आई ए स्क्वायर के इक्वल है, बिल्कुल ऐसे ही जो आई नॉट है वो ए नॉट स्क्वायर के इक्वल है। तो आई नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, और ए नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। तो ए नॉट स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। सो दिस इक्वेशन वुड बिकम आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है, ये फाइनल इक्वेशन है जो मैल्यूसिस लॉ ने एक्सप्लेन की। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट जो एनालाइजर से पास कर रही, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, एंड कॉस स्क्वायर थीटा पे ये फैक्टर जो है वो डिपेंडेंट है। और कॉस स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे, कॉस थीटा क्यों नहीं आया, तो दैट मीन कि यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड तो एक्चुअली कॉस थीटा ही था, लेकिन इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। अब हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि हमारे पास अगर एंगल 0 डिग्री हो तो इंटेंसिटी क्या होगी। यहां पे जब आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 के इक्वल होता है, दैट मीन आई बिकम इक्वल टू आई नॉट। सेकेंड रिजल्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन आई कितना होगा, यहां पे आप cos 90 पुट करें तो 0 हो जाता है। सो इंटेंसिटी बिकम 0। वही बात हो गई कि अगर आप एक पोलराइड के सामने दूसरा पोलराइड पैरेलल रखते हैं तो लाइट की उतनी ही इंटेंसिटी पास करेगी, तो आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। अगर इसका एक्सिस भी इसके पैरेलल हुआ तो सारी की सारी ब्राइटनेस ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर सेकेंड पोलराइड को आप परपेंडिकुलर फॉर्म में रखते हैं तो कोई भी लाइट पास नहीं करेगी, वो जो सिंगल प्लेन मौजूद था वो भी ब्लॉक आउट हो जाएगा। सो लाइट जो है वो यहां पे रिसीव नहीं होगी या उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जो फाइनल और लास्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि किस एंगल के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी हाफ होगी, एट व्हाट एंगल इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम हाफ स्टूडेंट्स, किस एंगल के ऊपर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाएगी। देखिए इस इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, या यहां पे इस रिलेशन से आप समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंडेंट है। तो अगर तो जस्ट कॉस थीटा हो, फिजिक्स में वो तमाम इक्वेशन जिसमें कॉस थीटा के साथ रिलेशन बन रहा हो, तो वहां पे तो 60 डिग्री पे वैल्यू हाफ हो जाती है, जिस एंगल पे कॉस की वैल्यू हाफ उसी पे इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। बट यहां पे देखें कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, उसके लिए स्टूडेंट्स 45 डिग्री उसके ऊपर इंटेंसिटी हाफ होती है। उसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह ये होगा हमारे पास। तो देखें आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इंटेंसिटी की बात हो रही है कि ये हाफ हो गई, तो आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट ओवर 2। सो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 दैट बिकम 45 डिग्री। सो फिजिक्स में वो तमाम इक्वेशंस जिसमें रिलेशन कॉस स्क्वायर के साथ हो या साइन स्क्वायर के साथ हो, वहां पे जो वैल्यू होती है फंक्शन की वो हाफ हो जाती है एट एन एंगल 45 डिग्री।